स्कूल को बंद कर दिया गया, बच्चों को घर भेज दिया गया, और आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो उनकी काफ़ी याद आती हुई। वो नहीं रहे और परिवार का एक पिलर था जो मजबूत था, वो ढह गया हमारे लिए। जब सर मैंने एडमिशन लिया था, वो रिसीट मेरे पास आज भी है नर्सरी के एडमिशन की, जिसमें एडमिशन मेरा 25 रुपये में हुआ था। 25 रुपये में मेरा एडमिशन हुआ था एसएस पब्लिक स्कूल से। ये तो अब व्यवसायीकरण हो गया, पूंजीपति के एजुकेशन में आने से व्यवसायीकरण ज़्यादा बढ़ गया, नहीं तो पहले व्यवसायीकरण कहाँ था। ऐसा किस्सा जो आज भी आपको बखूबी वैसे ही याद हो कि स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था। बड़ी बड़ी इंसल्ट की, और उसके बाद इतने डंडे लगाए। अब मैं जिंदगी में, मैंने आज भी याद है कि वो डंडे नहीं भूल सकता मैं कभी। धर्मपाल के अंदर और अगले दिन समय की मांग थी कि पढ़ा जाए, विषम परिस्थितियों में भी लड़ा जाए, चाहे फैली हो गरीबी की चादर चारों ओर, लेकिन उस चादर के अंदर भी कैसे सफलता का इतिहास गढ़ा जाए। ये लाइनें, ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती है हमारे आज के मेहमान मिस्टर धर्मपाल सैनी। सो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मोनिका। नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका सैनी। ये टीबीएन का पहला पॉडकास्ट जिसका नाम है गेस्ट इन न्यूज़ रूम, और आज न्यूज़ रूम में पहुंचे हैं धर्मपाल सर। सर, स्कूल से सीधा गौशाला, ये शिफ्ट, ये चेंज कैसे आया? बहुत से काम एक्चुअल में मोनिका हमारे हाथ में नहीं होते जी। और आपके भाग्य के अंदर परमात्मा का बड़ा रोल होता है, उसने जो भी काम आपसे लेने हो वो अवश्य लेगा। तो स्कूल के पश्चात जो गौ माता की जो सेवा का एक संकल्प, एक दायित्व मैं कहूँगा, एक कर्तव्य मुझे मिला, वो परमात्मा की ही एक मर्जी थी। शिवनंदी जो गौशाला आज अस्तित्व में, उससे पहले यहाँ आज भी जो स्वर्ग आश्रम है जी, और स्वर्ग आश्रम है, गोचरान भूमि जैसे रहती है, तो वहाँ सेवा करने का मौका मुझे पहले ही मिला था। 2014 के आसपास की जो सेवा थी ये, वहाँ पर आज भी मुझे याद है कि संस्कार का समय था, और वहाँ पर ना 3-4 जो नौजवान साथी थे, जिसमें बंसी सैनी था और करमवीर था, कोकी, ये 4-5-7 लोग आए। मैं बैठा था वहाँ, तो ये कहने लगे, कहता भाई साहब, मास्टर जी कहते हैं मुझे, तो कहता भी अपा यहाँ गौशाला करते। क्या भाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं। कहता भी आपका साथ चाहिए। मैंने क्या, मैं एक्चुअली सेवा कर ही रहा हूँ रूटीन में, जैसे उसका था, कोई नहीं, हम लोग मिलके हम सेवा करेंगे। तो वो दिन था, उस दिन क्या हुआ, कहता भी आज ही करेंगे। मैंने क्या आज व्यवस्था ही, कहता अपनी आप बन जाएगा। मैंने कहा चलो, जो गौ माता का आदेश होगा। तो वहाँ से कुछ शहर से जैसे गाय थी, आसपास के जो गोवंश थे, इकट्ठा कर ले आए। ये कौन से सन की बात है? 2014 के अंदर। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई गौ सेवा की। अब गोवंश आ गए, तो उसके बाद थोड़ी संख्या में थे। उसी दौरान 2014 के अंदर सरकार भी बीजेपी की नई आई हुई थी, और गोवंशों की समस्या एक भयंकर समस्या थी, क्योंकि ऐसा हर दिन एक्सीडेंट होता था और लोग अपनी जान खोते थे। इसके कारण सरकार भी बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इसकी समस्या का हल कैसे किया जाए। तो वहाँ पर आज भी मुझे याद है कि क्योंकि सामाजिक कार्यों में थोड़ा सा एक्टिव जैसे शुरू से रहे, तो डॉक्टर जे.के. अभीर उस समय के एसडीएम जो होते थे, तो उन्होंने शहर के जो सामाजिक जो लोग थे उनकी मीटिंग बुलाई, भी ऐसे हम समस्या का कैसे हल कर सकते हैं। तो उस मीटिंग के अंदर बाकी सब ने जैसे मना किया। मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ वैसे 3 गौशाले और हैं, वो भी चल रही, उनके पास भी काफ़ी संख्या में गोवंश थे उस समय भी, तो उन्होंने भी मना कर दिया, भी ले नहीं सकते। तो मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैंने कहा सर हम ये सेवा कर सकते हैं। कहता अच्छा कर लोगे? मैंने कहा हाँ। जगह मैंने कहा हमारे पास है, कुछ गाय हैं, वहाँ करेंगे। तो मोनिका, नंदीशाला जो शब्द निकल कर आया सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर, वो टोहाना से, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि वो टोहाना से निकल कर आया। और हमने 2014 के अंदर डॉक्टर जे.के. अभीर, और वहाँ जो इस समय के जो विधायक रहे हमारे आदरणीय सुभाष बराला जी, वो भी इस समस्या को लेकर बड़े चिंतित थे। तो उन्होंने, इन दोनों शख्सियत ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे जो साथी थे ने मिलकर नंदीशाला की एक शुरुआत कर दी, और वहाँ से एक गौ सेवा करने का
मतलब हमें सौभाग्य मिला। आपने कहा कि मतलब कई बार एक्सीडेंट भी होते थे, आपने आई थिंक खुद ने एक पर्सनल लॉस हुआ आपका। हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था? मोनिका, मेरे जीवन के अंदर जो मैं ये कहूँ, मेरा भाई, जो मेरा भाई नहीं मेरा दोस्त भी रहा, वो जीवन की हर छोटी छोटी बातों को हमने उसके साथ शेयर किया और मीडिया के अंदर अपने आप में एक नाम था उस समय, उस दौरान, जो उनको जानते रमेश सैनी। मैंने मतलब मैं छोटी थी उस वक्त जब मैंने उनको पहली बार मतलब देखा था, क्योंकि वो स्कूल में आते थे। अब जैसे मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, मैंने सुना है कि अगर वो आज भी होते तो वो टॉप 1 मतलब रैंक 1 होल्ड करते, इतनी नॉलेज उनके अंदर थी। हाँ, क्योंकि उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति के मतलब व्यक्तित्व थे वो। तो एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूँगा सामाजिक जितने भी गुण हैं वो सारे उनके अंदर थे। और हम भाई कम और मैं कहता हूँ दोस्त बहुत ज़्यादा थे। तो सड़क दुर्घटना के अंदर उनकी डेथ हो गई। वो हिसार से किसी मान लो पत्रकारिता का कोई ऐसा कार्यक्रम था, उसको अटेंड करने के बाद वापस यहाँ टोहाना की ओर आ रहे थे और बाइक पर थे। तो बाइक पे गोवंश मान लो आगे आ गया, जिसके कारण मान लो जो बाइक थी वो एकदम स्लिप हुई और उनका जो सर था वो सड़क के ऊपर लगा। और लगभग मैं ये कहूँ कि वो जीवन का सबसे ऐसा मेरे जीवन में खासकर वो ऐसा वाक्य जिसको मैं आज भी भूल नहीं सकता, क्योंकि एक ऐसी शख्सियत जो परिवार को बिल्ड करने वाला था, जो परिवार के साथ साथ टोहाना के आसपास के ऐसे आपको आज भी कई ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि रमेश के कारण मेरा परिवार का या इस प्रकार से जो गुजारा था, उसने मेरी इस प्रकार से आर्थिक मदद की। एक हमारे परिवार का जो स्तंभ था, मैंने वो एक्सीडेंट में खोया। तो उसके बाद एक संकल्प ही था कि ये कब की बात है? जब 2012 की बात है, 12 की बात है। तो 12 के अंदर ही एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद फिर हम एक संकल्प ऐसी सेवा का भी, चलो भाई की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन 2014 तक इतनी समस्याएं गोवंशों की बढ़ गई थी कि उसके कारण जो गोवंश थे नंदीशाला के रूप में नंदीशाला आई, जैसे कहेंगे। आपका सेकंड हैंड आपके ब्रदर, आपने कहा कि जिस तरीके से कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी थे, स्कूल के दिनों में, आई थिंक अगस्त महीने की बात है ये, जब आपके भाई मतलब आपसे आपके पास नहीं रहे। तो स्कूल के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, एक तरफ डांसिंग चल रहा था और ये सारी चीज़ें चल रही। उस बीच एक खबर आती है कि रमेश सैनी नहीं रहे, स्कूल को बंद कर दिया गया, बच्चों को घर भेज दिया गया। और आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो उनकी काफ़ी याद आती हुई। 9 दिन मोनिका एक्सीडेंट के बाद 9 दिन में मतलब दिल्ली रहा। आप मानोगे कि मेरे ना देवी देवताओं के अंदर वैसे आज भी आस्था, पहले बहुत ज़्यादा रहती थी आस्था, मतलब इतनी आस्था थी। मैं वहाँ एशिया का सबसे बड़ा मतलब ये कहूँ कि हॉस्पिटल था जहाँ एडमिट था वो, और 9 दिन मैं मंदिर के अंदर रहा। अभी मेरे भाई के अंदर किसी न किसी प्रकार से परमात्मा मान जीवन उसके अंदर जीवन डाल दे। तो 9 दिन मान लो लगातार मंदिर में रहना, थोड़ा सा समय उसके पास जाकर बाकी सारा समय, तो परमात्मा को शायद मंजूर नहीं था। वहाँ मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ भी शायद ज़रूरत थी, तो वो नहीं रहे। और परिवार का एक पिलर था जो मजबूत था, वो ढह गया हमारे लिए। फिर नंदीशाला में आप आए, और वैसे नंदीशाला का ये कहा जाता है कि काफ़ी इनकम होती है इन लोगों की, काफ़ी ये होता है। ज़रा बताएंगे एक दिन का खर्चा कितना है नंदीशाला का? नंदीशाला कई बार लोगों को देखो क्या रहता है कि हम चैरिटी करते हैं, 1 रुपया, जैसे 2 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, इस प्रकार से। तो दूर से हमें कोई भी चीज़ ऐसी लगती है भी हाँ भी ये मतलब बढ़िया सेटअप है और यहाँ पर ऐसा ऐसा आ रहा है। जब हम किसी के अंदर गहराई में उतरते हैं ना, जब हम वहाँ जाते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ आने से ज़्यादा जा कितना रहा है। नंदीशाला, अब कई बार मैं कहता भी हूँ जैसे उसको लोगों को कि एक गोवंश अगर 10 किलो भी खाए, उसको मल्टीप्लाई अगर आप 4 या 5 से करते हैं तो एक एवरेज लगाए 1500 से 1600-1700 के आसपास मान लो नंदीशाला में गोवंश है। तो उसके साथ साथ खाने, ये तो खाने का रहा, उसके बाद कोई घायल, कोई एक्सीडेंटल ये आ जाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई के लिए मान लो लोग चाहिए। तो एक लगभग हमने कैलकुलेट किया
कि अगर 60 से 70 हज़ार रुपये पर डे का वहाँ खर्च रहता है। यदि सारा का सारा हमें भी बिना, अगर सारा का सारा हमें खरीद कर करना पड़े, मान लो मोल करना पड़े, तो 60 से 70 हज़ार पर डे का खर्च है। पर डे का खर्च रहता है। और सरकार से भी फंड मिलता है? सरकार से गौ सेवा योग से अनुदान आता है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे टोहाना के जो लोग हैं, मैं कहूँगा, और आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, सबसे ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण जो योगदान है उन लोगों का है। और हमने ये कहा कि एक नंदीशाला जब बनी तो मुझे आज भी मालूम मोनिका याद है कि फंड्स तो थे नहीं, और फंड्स नहीं थे तो व्यवस्था कैसे करें। लोगों को सही बताऊं तो लोगों को क्या था कि एक ना जैसे तो हल्का सा रहता है ये कास्टिज्म का, कहता है ये तो ना सैनी हैं और ज़मीन जमान रोकने के चक्कर में इन्होंने गायें गोई इकट्ठी कर दी कि मतलब ये तो चला नहीं पाएंगे। लोगों के पास जैसे ना पहले साल में मतलब जैसे गया, स्टार्टिंग की बात बताता हूँ, जो ऐसे थे जो सक्षम लोग थे ना, वो भी 10 रुपये लेके खड़े हो जाते थे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो भाई, हमने नतमस्तक लगा हुए 10 रुपये भी आपके बहुत हैं। तो फिर वहाँ से एक प्रण किया, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूँ, तो मैंने कहा भी हमने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है, सुना है और सुनाया भी है कि गौ माँ है और माँ पालनहार है, ये लाचार नहीं है। तो हम उस संकल्प पर चले कि माँ कैसे साबित करेंगे। और अब बाजार में नहीं जाएंगे। अच्छा। बाजार में कोई ये ना, अब बाजार में कोई पर्ची लेकर नहीं जाएंगे, जिसको भी आना होगा वो नंदीशाला के अंदर ही आएगा। इस प्रकार का काम करके लोगों को दिखाएंगे, एक विश्वास लोगों के मतलब के अंदर पैदा करेंगे कि नंदीशाला सेवा भाव के लिए संस्था बनी है, यहाँ गौ माँ है और माँ पालनहार है। तो लगभग 10 सालों से कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता टोहाना के अंदर आसपास में कि ये लोग पर्ची लेकर आए थे और हमारी काट कर गए हैं पर्ची। कभी भी देखो, एक तीज त्यौहार के ऊपर जो फेरी होती है वो एक अलग बात होती है। तो यहीं लोगों के लिए हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर दी कि आज कोई मैरिज एनिवर्सरी है, इवन देन लोग अपने दुखों के जो पल हैं, मतलब कोई पुण्यतिथि है, कोई और भी है, वो सारे के सारे नंदीशाला के साथ बिताने के लिए आते हैं और जो भी उनसे कोई दान दक्षिणा बन पाती है वो करते हैं। तो आज लोगों का आना जाना इतना लगा हुआ है कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सारे की सारी जो 70 हज़ार रुपये की जो ये पर डे का जो खर्चा है, ये लोगों से और मेरे गांव के आसपास के जो किसान भाई हैं उनकी मदद से चल जाता है। पालनहार है तभी इतने सारे लोगों का खर्चा नंदीशाला ने उठा रखा है, क्योंकि वहाँ पे लेबर भी है, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो वाकई आप लोगों ने प्रूव किया कि मतलब गौ माता है वो लाचार नहीं है, वो तो पालनहार है, पालन कर रही है आप लोगों का। चलिए, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल ओपनिंग करने का कैसे आया, या फिर कोई और एम था, या कि कुछ और बनना है लाइफ में, या फिर आपका पहले से ही था कि हाँ मुझे मतलब एक टीचर ही बनना है और एक स्कूल ही ओपन करना है? शुरू से जैसे परिवार के ना संस्कार हमारे ऐसे रहे कि हमने कभी भी ना वैसे पैसे की दौड़ में कभी गए नहीं। हमने मोनिका वो दौर देखा है, मैं 6th क्लास से लेकर मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में जैसे हुई है, फिर कॉलेज में ज्वाइन किया, IG गवर्नमेंट कॉलेज था। तो परिवार ज़्यादा आर्थिक रूप से सबल नहीं था, मान लो उसका था, पापा हलवाई का कार्य करते हैं। तो आज भी मुझे याद है खाकी पैंट होती थी। अच्छा। और 1 या 2 होती थी, उसके पीछे ना फट जाती थी तो वो टांकी लगा देते थे हम, टांकी कपड़े की सला, उसी कपड़े की टांकी लगी होती थी। हम वो टांकी लगा हुआ कपड़े जो पैंट थी वो पहनकर भी मतलब स्कूल जाते थे। और उसके पश्चात फिर जैसे 10th क्लास के अंदर हुए, आज भी यहाँ 2 फैक्ट्री हैं, एक पुन्नी की फैक्ट्री और एक रतिया रोड के ऊपर फैक्ट्री है। वो लोहा पिघलाने का काम करते हैं। अच्छा। तो लोहा पिघलाने का जब काम होता है तो वहाँ एक काम होता है कि आप जब वो सांचे के अंदर डालते हैं ना लोहा पिघला हुआ, तो उसको जो मैला होता है उसको हटाया जाता है। तो 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो लोहा पिघला जाता था। तो मैं वहाँ 50 रुपये दिहाड़ी के ऊपर जाता था, तो लोहा जैसे पिघलाया जाए और उसको मैला दूर करने के लिए वो दिहाड़ी पे था। वो दौर हमने देखा। ग्रेजुएशन के दौरान भी जैसे हम काम पे +2 के पश्चात कहीं लग गए भी, चलो मतलब आगे करना है। तो ये जो एक मन में पीड़ा थी भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी मान लो सक्षम नहीं थे। उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 के आसपास की बात थी।
मैं +2 के बाद ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। मैंने कभी भी जैसे चार्ज नहीं लिया उसका जो था। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो उनके बच्चों के बच्चे मेरे पास आ रहे पढ़ने के लिए, तो वो जानते भी हैं कि मैंने कभी उनसे चार्ज मान लो नहीं लिया। मैंने कहा ना यार पढ़ लेंगे, मान लो उसका जो था। तो वहाँ से एक ऐसा लगा भी शायद ये जो जीवन आया है ना, ये 2 बार नहीं मिलेगा आपको। और इस बड़ी पता नहीं कितने ये इतना अमूल्य जीवन है, इस जीवन के अंदर कुछ ऐसा करके जाए जो गिलहरी की तरह हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान हो। तो वहाँ से एक संकल्प था कि बच्चों को पढ़ाएंगे। और पढ़ाने का भी ऐसा रहा कि आज भी मैंने सुबह 4 बजे में बच्चों को, जैसे जब मैंने स्कूल कहा ओपन किया, और ओपन का भी मैं आपको, क्योंकि आपका जो ये इवेंट है फर्स्ट शो है पॉडकास्ट का, तो चलो मन के अंदर जो बातें मैं उसको जाहिर भी करूँगा। आप मान लो कि 2000 की बात है, मैंने एक मान लो उस दौरान एक ऐसा मकान लिया जिसके अंदर ना जो भैंसों का बाड़ा था वो, अच्छा, उसको 2-3 कमरे थे उसके अंदर। उस भैंसों के बाड़े को शिफ्ट कर गए थे वो लोग। अच्छा। तो हमने गोबर और मान लो जो था मिट्टी थी, इससे लीप करना, लीप कर अपने हाथों से, हमें याद आया उसको, जगह को लीप कर बढ़िया तरीके से, तो हमने सेटअप तैयार कर दिया भी स्कूल बनाएंगे। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद मैं थे, रोहित सर थे, बलजीत सर थे। अच्छा, रोहित सर, बलजीत जी, तीनों। हाँ, तीनों शुरू से ही, हम तीनों शुरू से ही हमने स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज की लाइफ, इवन देन यहाँ एक लंबी लाइफ हमने, आज भी हम मतलब हमारा भाइयों जैसा प्यार है। तो हमने वहाँ से शुरुआत की। फीस आप सोच भी नहीं सकते होंगे कितनी मिनिमम। हमने 4 बजे हम उठते थे, 4 बजे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने पास ही सुला लेते थे स्कूल के अंदर, भी बच्चे कभी रह ना जाए किसी दौड़ में पीछे। फीस का कभी मैटर हमने इशू आने नहीं दिया। उसके पश्चात खासकर लड़कियों को मैंने भी, लड़कियों को उस समय के अंदर बड़ा कम पढ़ाया जाता था कि तभी 8-10 पढ़ ले बहुत है, तो मैंने लड़कियों को ग्रेजुएशन करवाई हुई है। 2002, 3, 4, 5 में लड़कियों को शाम के समय बुला देता था। सुबह 5 बजे बुलाया, माँ बाप इतना फेथ करते थे कि 5 बजे छोड़ देते थे। अगर मैं 10 बजे तक मैंने पढ़ा है ना लड़कियों को, तो माँ बाप 10 बजे छोड़ देते थे मेरे पास। और लड़कियाँ ग्रेजुएशन करने के बाद कोई आज MA है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, इस प्रकार वो दौर भी था जब लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। उस दौरान मैंने लड़कियों को पढ़ाया। और आज भी मैं ये देखता हूँ कि लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के आज भी ऐसे बच्चे जो दिहाड़ी करते हैं, बच्चों को बताता हूँ, दिहाड़ी करने वाले जो माँ बाप हैं वो सोचते हैं मेरा बच्चा ना मेरे जैसा ना रहे, शायद कुछ बन जाए। तो उनको, उनके सपनों को साकार करने के लिए मोनिका, आज भी मैंने कभी स्कूल को व्यवसायिक नहीं बनाया। मैं इस पे आने वाली थी। आपने बताया कि आज हर कोई ना वो रैट रेस में है कि हमें भी पैसा कमाना है, पर आप लोग कभी उस तरफ नहीं गए। आप लोगों ने हमेशा ये देखा कि हाँ ये एवरेज है, ये पे नहीं कर सकते, तो आइए हमारे स्कूल में आइए। एजुकेशन पर आपका भी उतना ही हक है जितना बाकियों का है। बिल्कुल। ये तो अब व्यवसायीकरण हो गया, पूंजीपति के एजुकेशन में आने से व्यवसायीकरण ज़्यादा बढ़ गया। नहीं तो पहले व्यवसायीकरण कहाँ था। एक लो मिडिल क्लास फैमिली का पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा रहे, और हमने लोगों को उदाहरण दिया। हमने कहा गरीब देखा है, मैंने वो देखा है, मुझे आज भी याद है। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी एजुकेशन SS पब्लिक स्कूल से ही करी। नर्सरी में जब सर मैंने एडमिशन लिया था, वो रिसीट मेरे पास आज भी है नर्सरी के एडमिशन की, जिसमें एडमिशन मेरा 25 रुपये में हुआ था। 25 रुपये में मेरा एडमिशन हुआ था SS पब्लिक स्कूल से। तो मुझे आज भी याद है, मेरे सामने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते थे जो कहते थे धर्मपाल पैसे नहीं है हमारे पास। बच्चे कहते थे सर पैसे नहीं है। सर कहते थे तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से मतलब रखिए ना, पैसे से क्या। तो आज तक भी वही चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, बलजीत सर, रोहित सर की गवर्नमेंट जॉब लगी तो वो चले गए। बलजीत सर और आप आज भी वही पार्टनरशिप में, तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे चल रही है आप लोगों की, किस तरीके से, इतनी शानदार बेमिसाल। भाई विश्वास, जीवन हमेशा विश्वास पर चलता है। अगर आप विश्वास करके चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें ना पॉजिटिव नजर आएगी। मैं कई बार कहता हूँ व्हाट इज मैन, मैन इज व्हाट ही थिंक्स। एग्जैक्टली। इफ वी थिंक्स पॉजिटिव वी बिकम पॉजिटिव, इफ वी थिंक नेगेटिव वी बिकम नेगेटिव। अब अगर एक विश्वास हमारे अंदर बना हुआ है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको सारा ओरा पॉजिटिव नजर आएगा, सकारात्मक ऊर्जा नजर आएगी। तो आज भी जो 6th क्लास से लेकर आज भी
बलजीत सर में विश्वास, दुनिया विश्वास पर चलती है। सर ने जो कर दिया मुझे मंजूर है, मैंने जो कर दिया सर को मंजूर रहा। तो ऐसे विश्वास पे कभी छोटी मोटी बात कभी ज़िंदगी में कोई ऐसी आने ही नहीं दी। मुझे लगा भी आज बलजीत सर गुस्सा हैं तो मैंने मना लिया, उनको लगा भी मैं गुस्सा हूँ, उन्होंने मना लिया। तो बढ़िया तरीके से आज मान लो जो स्कूलिंग चल रही है। जब आप क्लास में एंटर करते हैं, बच्चे एकदम से ना कि अरे प्रिंसिपल सर आ गए, तो एकदम से शांत हो जाते हैं। आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आपके प्रिंसिपल या आपके टीचर जब आते थे, आप लोग भी ऐसे ही शांत हो जाते थे? मोनिका, मुझे याद है, वैसे मैं कोई ज़्यादा मैं कहूँ भी मैं शुरू से बड़ा इंटेलिजेंट रहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा। एवरेज ही हिस्ट्री क्रिएट करते हैं सर। तो आज भी मुझे याद है, मेरे ड्राइंग मास्टर था, गवर्नमेंट स्कूल की बात है। उन्होंने ना ड्राइंग के लिए कहा भी आज यूँ करो, ड्राइंग के अंदर अपने अपने नाम के अंदर कलर भर के आना है। उन्होंने कहा 2 कलर, मुझे सुनाई दिया भी सारे कलर भर के आने। तो मैंने क्या किया, सारे कलर भर के आ गया। मैं तो अपने नाम में धर्मपाल के अंदर, और अगले दिन उसने तो उठा लिया भाई, मान लो बाकी तो दे क्या, देखो भाई मान लो मास्टर जी ड्राइंग बड़े ऐसे ही थे। तो पहले तो सबको दिखाया बढ़िया तरीके से, बढ़िया वाली इंसल्ट की, और उसके बाद इतने डंडे लगाए। आप मैं जिंदगी में, मैंने आज भी याद है कि वो डंडे नहीं भूल सकता मैं कभी भी। खूब डंडे लगे। मैंने कहा बताओ भाई, मैंने कहा सर हालांकि तो वहाँ से वैसे कभी पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती थी भी सर को जाके कह दे, लेकिन आज बड़ा बदलाव आ गया है। आज तो देखो, हालांकि ऐसा होता है, जैसे देखिए मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि बच्चे डर के ना पढ़ें। आज भी मैं कहता हूँ, टीचर्स को मीटिंग में कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ, मैंने कहा बेटे आप जब तक सेल्फ स्टडी पर नहीं आओगे तब तक ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। डर कर पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। डर कर पढ़ लो, आज पढ़ लोगे कल नहीं पढ़ोगे, कल पढ़ लो, मारने से कभी कोई नहीं सीखेगा। लेकिन फिर भी एक गुरु होना चाहिए। मान लो ऐसा कई बार हम कह देते हैं ना भी दोस्त नहीं, दोस्त शब्द नहीं होता, कभी सम्मान होता है गुरु और शिष्य के बीच के अंदर, वो होना चाहिए। इतना हो कि गुरु से डरे ना, बल्कि गुरु जैसे माता पिता होते हैं ऐसे परमात्मा का एक रूप है गुरु भी। तो आप अपनी जो समस्याएं हैं वो बताएं निडर होकर। हाँ, क्योंकि गुरु के सामने अगर वो बिना किसी बेझिझक होके अगर वो अपनी बात रखते हैं तो लेकिन आज क्या है ना, ये आपने पॉइंट किया कि गुरु और शिष्य कभी दोस्त नहीं होने चाहिए। लेकिन क्योंकि वो आज 21st सेंचुरी में है, हम बाउंड्रीज ना पता नहीं कहाँ चली जाती हैं वो गुरु और शिष्य के बीच की, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सोचते हैं अरे ये तो मेरा दोस्त है, और सिर्फ इसी के सिनेरियो में वो पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं, क्या कुछ उनके बीच में तो आपने बहुत सही कहा ये चीज़ कि गुरु और शिष्य के बीच में हमेशा वो रिस्पेक्ट हमेशा होनी चाहिए। तो अच्छा, कोई ऐसा किस्सा स्कूल का, जैसे आपने अभी ड्राइंग का सुनाया, ड्राइंग मास्टर वाला सुनाया, ऐसा किस्सा जो आज भी आपको बखूबी वैसे ही याद हो कि स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था, कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे? तो क्योंकि बच्चे हैं, और मैं कई बार कहता हूँ ये बच्चे बड़े बंदर की तरह होते हैं, और कुछ ना कुछ ही जैसे मान लो ये एक्टिविटी या कुछ ना कुछ हरकतें जैसे करते रहते हैं। तो यूँ तो छोटे छोटे किस्से कई हैं, लेकिन बच्चों ने कई बार मुझे सरप्राइज़ मान लो जैसे दिया हुआ है। या कोई जैसे कोई बर्थडे आ गया जैसे मेरा, उसके ऊपर मुझे पता ही नहीं, जैसे उसका था भी जैसे कोई बच्चे आज क्या करेंगे इवेंट, तो हम बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया है। उसके पश्चात एक चीज़ जो मैंने मान लो जो देखी, किस्सा कहूँगा, ये कहूँगा कि कामयाबी कैसे मिलती है। कई बार मैं बताता हूँ भी, कोई आदमी को लगे ना भी आज आप लोगों के पास मान लो आप लोगों को देख के कहेंगे अच्छा ये तो यार बढ़िया चैनल है, मतलब ये ग्रोथ कर गया, उसके पीछे कितना संघर्ष होगा किसी को नहीं पता, किसी को नहीं दिखाई देता। तो 2 चीज़ों का मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। मैंने देखा कि जब तक कोई काम में 100% पार्ट टाइम कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, पार्ट टाइम कभी कुछ नहीं होता। कोई कहे मैं पार्ट टाइम करता हूँ, ये करता, नहीं, आपको उस काम के लिए 100% देना ही होगा, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। और मैंने ये देखा स्कूल के अंदर मोनिका कि डॉक्टर अमन, मैं डॉक्टर कहूँगा, उस बेटे को मैंने देखा, कई बार कहते हैं ना भी गरीब का बेटा ना डॉक्टर नहीं बन सकता, शिक्षा बहुत दूर हो गई। मैंने लोगों को एक ही चीज़
ये अपने स्कूल में इस पर ये करके दिखाई है कि बच्चा अगर ब्रिलियंट है, बच्चा योग्य है, बच्चा डेडिकेटेड है, बच्चा समर्पित है, वो कुछ भी कर सकता है जिंदगी में जो ठानेगा। भगवान दास का जिक्र कई बार मैं करता हूँ। आज वो डॉक्टर बन चुका है, MBBS स्कूल से मतलब उसका था। उस बच्चे को मतलब जब भी ऐसा लगता भी आज कोई टीचर अब्सेंट है तो वो बच्चा एक अलग से बैठकर पढ़ने लग जाता। तो एक बार की बात है, मैं जैसे सीढ़ियों से जब ऊपर गया तो एक अलग से कोने के अंदर बैठा वो लड़का पढ़ रहा। मैंने कहा बेटे मतलब क्या कर रहा था? अरे अलग से क्यों बैठा तू? मैं कई बार यूँ होता भी बच्चा पता नहीं अलग क्या कर रहा होगा, ऐसा था। कहता सर मैं पढ़ रहा था, मैं जैसे फ्री पीरियड था और मैं सोचा मैं पढ़ लूँ। तो आज उस बच्चे ने मतलब वो एक प्रेरणा थी मेरे लिए कि एक बच्चे को थोड़ा सा टाइम भी चाहिए। अगर वो बैठ के अलग पढ़ भी सकता है ना तो बहुत कुछ कर लेगा। टीचर नहीं है तो अपना शोर की वजह अलग से टाइम दे रहा है। तो वहाँ से फिर मैंने बच्चों को सेल्फ स्टडी की ओर मोड़ना शुरू कर दिया था। तो उस बच्चे ने अपने ही उसके ऊपर ऐसा मुकाम हासिल किया कि वो ना तो किसी के साथ शरारत में था। और आज भी आज एक हम 21वीं सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं जहाँ पर लोग ना मतलब इंटरनेट क्या दुनिया बहुत आगे निकल गई। उस लड़के की आज भी फेसबुक आईडी नहीं मिलेगी आपको, उसके पास आज भी इवन देन व्हाट्सएप नहीं मिलेगा। फ़ोन भी अभी थोड़े समय पहले लिया, डॉक्टर बन चुका है लड़का मान लो उसका जो था। तो वो चीज़ें बड़े प्रेरणा देती हैं हमें, क्योंकि उसने देखा है, अपने पिताजी को देखा है उसने काम करते हुए, उसने ये देखा है स्कूल में देखा है उसने एनवायरनमेंट को कि किस तरीके से सपोर्ट सिस्टम उसके साथ खड़ा है। तो शायद इसी वजह से ही मतलब उसकी लाइफ में ऐसा कुछ रहा। फिर नंदीशाला में भी आपने मतलब ऐसा ही प्रोजेक्ट की, नंदीशाला में आपने लाइब्रेरी ही ओपन कर दी। वो आइडिया कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? स्कूल के अंदर जैसे क्योंकि हम स्कूल के अंदर शुरू से रहा तो मैंने देखा बच्चे ना किताब बुक्स नहीं ले सकते। तो वहाँ से मैंने काफ़ी समय पहले शुरू कर दिया था। अभी 6th क्लास के पास गवर्नमेंट्स की बुक्स हैं, वो 7th को दे दे, 7th वाला 8th को दे दे, 8th वाला 9th को दे दे। इस प्रकार हमने बुक्स का सिस्टम बनाया हुआ था। और इसके साथ साथ कई बार जैसे क्योंकि मेरे पास से बच्चे पढ़े हुए, अब उनको मैं मोटिवेट करने लगा, बेटा भी आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप मेडिकल और नॉन मेडिकल की तरफ जाएँ। इसमें क्रेज़ था उस दौरान की बात है। अब ये जो बुक्स थी बड़ी महंगी आती थी, तो वहाँ मैंने एक महात्मा ज्योतिबा फुले को मैंने पढ़ा है कि उन्होंने शिक्षा के लिए उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले के माध्यम से शिक्षा की एक अलग जगह आई थी। तो वहाँ से एक प्रेरणा लेते हुए मैंने बुक बैंक शुरू कर दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले बुक बैंक के नाम से। मैंने लोगों से अपील की कि आप पुरानी किताबों को 5 या 10 रुपये किलो के भाव से बेचोगे, अगर यही किताबें हमें मिल जाएं तो ये किसी बच्चे काम आ जाएंगी। तो वहाँ से बुक बैंक, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए बुक बैंक को हमने लॉन्च किया और लोगों ने किताबें देनी शुरू कर दी। एक बच्चा जो +2 मेडिकल नॉन मेडिकल से पास करके चला गया, उसको अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब जब हमारी सोशल मीडिया से बातें गई तो वो डोनेट करने के लिए आ गया। और वही किताबें बहुत से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हमने अपने स्कूल के माध्यम से दी, क्योंकि स्कूल में ओपन किया था बुक बैंक को। तो वो बढ़ता बढ़ता क्रेज इतना बढ़ गया कि लोगों का रोज़ फ़ोन आने शुरू हो गए, भी हमारे पास बुक्स है, हमारे पास बुक्स है। इसी दौरान नंदीशाला के अंदर, क्योंकि नंदी मैंने कहा भी गौ माँ है और माँ को साबित करने तो बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। तो वहाँ मैंने कहा भी अगर हमारे पास स्पेस भी बहुत है और यहाँ पर कई कार्य ऐसे चल रहे थे, क्यों ना हम यहीं किताबों के लिए बना दें। तो सुरेंद्र कुमार जो हरियाणा पुलिस में अब इंस्पेक्टर बने हैं, सुरेंद्र सैनी जी, उनसे मैंने चर्चा की। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे है और अपन लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, यहाँ पर लाइब्रेरी बुक बैंक हो। उसने कहा तैयार हूँ, जितना खर्चा आएगा इन बच्चों लाइब्रेरी के ऊपर बनाने में, डेस्क पे सारा का सारा मैं पे करूँगा, आप बनाओ। वहाँ से फिर सहारा मिल गया आर्थिक रूप से, और उसका था। फिर हमने वहाँ बुक बैंक और लाइब्रेरी की एक शुरुआत कर दी और आज भी सैकड़ों बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। सैकड़ों ही बच्चे वहाँ से महंगी किताबें जो लोगों के द्वारा दी जाती है वो लेकर जाते हैं। ये पढ़ने और पढ़ाने का जो सिलसिला वो जारी है। आप शिक्षक हैं, बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी होंगी। मैं पूछना चाहूँगी, हु इज़ योर फेवरेट पोइट? वैसे हिंदी के अंदर ना, क्योंकि मैं ना कविता भी छोटी छोटी कविताएं कई बार लिख लेता हूँ, मतलब उसका था। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूँ क्योंकि वो राष्ट्रवादी कवि रहे हैं। सवानों को मिलता दूध वस्त्र, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठठोर जाड़े की रात बिताते हैं।
तो इस प्रकार की जो ओजस्वी सी कविताएं रही हैं तो बड़े मानो प्रभावित करती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, कुमार विश्वास जी भी मानो मैं सुनता हूँ, उनकी कविताओं को भी सुन लेता हूँ। तो ये सारे मेरे मतलब मनपसंदीदा कवि रहे हैं। फेवरेट लीडर तो भाई मानो देखो, आज जो इस समय में तो ये कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी तो वर्ल्ड लीडर हैं, उसके साथ साथ मैं योगी जी का बड़ा फैन हूँ। अच्छा, ओके। जी, फेवरेट बुक मैंने, अगर मैं धार्मिक जैसे वैसे तो बात करूँ उसकी, तो मैंने रामायण को पढ़ा है। और क्योंकि रामलीला के अंदर ना मुझे रोल करने का ना मौका भी मिला। आपने क्या बात कर रहे हैं, आपने कौन सा रोल? लक्ष्मण का किया करता था मेरा। अच्छा। पहले मैंने कुछ समय राम का किया, फिर मैंने लक्ष्मण का। ये 2 रोल मैंने अपने लिए लाइफ में किए हैं। पर हमने कभी देखा नहीं सर। आप लोग छोटे थे उस समय, ऐसा था। तो पहले जो रामलीला होती थी ना पेट्रोल पंप है उसके पीछे, वहाँ किया था। तो रामायण को मैंने पढ़ा और मैं बच्चों को आज भी कहता हूँ, रामायण को पढ़ने के बाद राम जैसा कैसे बनना है। हर माँ क्यों चाहती मेरा बच्चा राम बने, क्योंकि राम त्याग की मूर्ति थे। हर बच्चा चाहता मेरी बेटी सीता बने, हर भाई चाहता मेरा भाई भरत बने। क्यों? क्योंकि सब में त्याग और संयम था। तो रामायण को मैंने खूब पढ़ा है उसका। तो रामायण मेरी सबसे मतलब, क्योंकि उसको कोशिश करता हूँ कि उसको फॉलो भी करूँ। जी। और योर फेवरेट पर्सन जिनसे, क्योंकि पहले रमेश सर हुआ करते थे जिनसे आप सारी बातें शेयर करते थे, अगर आज अपनी बातें शेयर करनी हो तो किससे? मैं बलजीत सर से करता हूँ। बलजीत सर से करता हूँ सारी बातें शेयर अपनी, क्योंकि लाइफ में आपके पास मान लो ऐसा दोस्त होना चाहिए जिनके साथ आप मतलब सुख दुख की बातें, कोई भी कष्ट हो जीवन के अंदर उसको बता सकें। तो कोई भी मुझे समस्या होती है, किसी प्रकार की भी होती है, तो मैं हर बात को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात, बलजीत सर के साथ शेयर कर लेता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर आइडल। देखिए वैसे तो मोनिका, मैं माँ बाप को श्रेय दूंगा मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जीवन देकर मेरे पर, मैं ये कहूँगा कि मेरा उपकार कर दिया। मेरे मम्मी पापा ने कभी भी, कई बार मान लो लोग कहते हैं ना भी पेरेंट्स इंटरफेयर करते हैं, मेरे पिताजी ने, मेरी माता जी ने कभी भी ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। मान लो उसका जो था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, हर पेरेंट्स करता है, वैसे हर पेरेंट्स करता है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे। मैं ज़्यादा विशेष क्यों कहता हूँ, मेरे पिताजी ने आज भी, हम कब 10वीं कर गए, कब 12वीं कर गए, कब BA कर गए, कब 4 टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कर गए, कब स्कूल सेटअप कर लिया, कब क्या कर लिया, कभी भी जीवन के अंदर किसी प्रकार से बाधा नहीं बने। ऐसे ही जो मेरी मदर है, बड़ी शांत और सरल स्वभाव की हैं, उन्होंने भी, उनको आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने संस्कार दिए तभी मैं ऐसा कर पाया। वो भी क्योंकि हमारे एक बड़ा परिवार है, चाचे ताए सब हम इकट्ठे मिलकर रहते, कभी भी उनके मन में ऐसा द्वेष नहीं आया कि मैं अपने लिए ही करूं अकेला। और मैं उनके दिमाग में रहता भी मेरे परिवार, जो इतना बड़ा परिवार है, उनके लिए कैसे करूं। और ये सहयोग और त्याग की भावना तो होती है, ये संस्कार के रूप में हमारे अंदर भी आ गई। तो मेरे माता पिता मेरे लिए आइडल हैं। जितने शांत अभी आप हैं, बचपन में भी इतने शांत थे? हाँ, नहीं, मैंने बचपन में, एक्चुअल में बचपन में कभी नहीं लगा मुझे अभी कोई शरारत का ऐसे किया होगा, तो शरारती में कभी नहीं रहा। मन में जैसे कई बार रहता है भी, संकल्प रहता है भी कुछ करने का, कई बार ऐसे रहता है बड़ी ज़िंदगी बड़ी फास्ट तरीके से बीत रही है और बहुत से काम मतलब अभी रहते हैं, और ज़िंदगी का पता नहीं कैसे कैसे एकदम बीत गई, पता नहीं चला अभी 43 साल के कब हो गए भाई। तो इसीलिए कई बार एक पंक्ति जरूर गुनगुना देता हूँ मैं, कई बार उसका था कि अभी आहिस्ता चले ज़िंदगी बहुत से काम बाकी हैं, अभी आहिस्ता चले ज़िंदगी बहुत से काम बाकी हैं, रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रूठों को मनाना बाकी है रोतों को हंसाना बाकी है, अभी आहिस्ता चले ज़िंदगी बहुत से काम बाकी हैं। जी, थैंक यू सो मच सर।